हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जाम फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस पेपर का इस वीडियो में करने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। टाइम अलाउड 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 60। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित निर्देशों को पढ़कर उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, क, ख, ग और घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, और उन जो निर्देश है उनका पालन करते हुए आपको सभी प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अब देखिए, खंड क में रहता है अपठित बोध। अपठित बोध का मतलब जो आपकी बुक में नहीं है, ये कहीं से भी लिया जा सकता है। क्लास 7th की बुक से, क्लास 6th की बुक से, 9th की बुक से या जनरल कहीं से भी इसको लिया जा सकता है। इसको पढ़ना होता है और प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे, इसीलिए ध्यान से पढ़ना होता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सांभर, सभी ने नाम सुना हुआ है ना, सभी खाते हैं सांभर। भारत का एक पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजन है। यह दाल और कई प्रकार की सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें खासतौर पर अरहर दाल, टमाटर, कद्दू, भिंडी, हरी मिर्च, इमली और मसाले डाले जाते हैं। यह खाने में खट्टा, तीखा और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सांभर को आमतौर पर इडली, डोसा, चावल और वड़े के साथ खाया जाता है। यह न केवल स्वाद में अच्छा होता है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन जो है वो भरपूर मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न पूछा गया है कि सांभर जो है वो किसके साथ खाया जाता है। तो आपने ऊपर पढ़ा है कि सांभर किसके साथ खाया जाता है। सांभर, यहाँ देखिए, डोसा है, चावल है और वड़ा है। अब ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, डोसा दिया गया है, तो डोसे के साथ ही खाया जाता है। गद्यांश के अनुसार सांभर का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा तीखा जो है सांभर का स्वाद होता है। गद्यांश के अनुसार सांभर के मुख्य रूप से कौन सी दाल होती है, तो यहाँ ऊपर हमने पढ़ा कि इसमें जो है कौन सी दाल होती है, यहाँ पर था देखिए अरहर दाल, ये दिया गया ना, खास तौर पर इसमें अरहर दाल होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप कि इसमें कौन सी दाल है, अरहर दाल है, ठीक है। सांभर को सेहत के लिए अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन जो है वो भरपूर मात्रा में होते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको देने हैं। जो भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानों में। डिगो ने अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। काव्यांश के अनुसार जीवन में कठिनाइयाँ आने पर क्या करना चाहिए, तो अगर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए। काव्यांश के अनुसार छू सकते हो नभ के तारे पंक्ति का क्या अर्थ है, तो छू सकते हो नभ के तारे यानी जीवन में हम जो है सफल हो सकते हैं अगर हम अपनी परेशानियों का डटकर सामना करें। काव्यांश के अनुसार किससे नहीं डरना चाहिए, तो किससे नहीं डरना चाहिए, आंधी से, पानी से और कठिनाइयों से। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, खड़े रहो डरो न आंधी पानी में, यानी आंधी पानी का मतलब क्या है, यहाँ पे कठिनाइयों से। कठिनाइयों से लिख सकते हो आंधी पानी से, ठीक है, या आप क्या क्या लिख सकते हो, कठिनाइयों से। काव्यांश के अनुसार हिमालय की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, हिमालय कैसा है, हिमालय अडिग है, ठीक है। और दूसरा, हिमालय कैसा है, निडर है, जो हर परिस्थिति में जो है ऊंचा खड़ा है, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। खंड ख देखिए, व्यवहारिक व्याकरण है। तो निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, मिलान करना है। इसमें गुणवाचक विशेषण जो है आपको बताना है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, जिसमें जो वस्तु है उसके गुणों के आधार पर उसकी विशेषता बताई गई है, तो ये क्या हो जाएगा, गोल चूड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या का बोध हो, वो संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कि 4 मुंगेरिया, मुंगेरिया को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक में आएगा। उसके बाद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है, जिसमें संख्या तो होगी, माप तोल का बोध होगा, लेकिन उसको हम उस तरह से गिन नहीं सकते। जैसे दूध है, दूध को हम गिन नहीं सकते, लेकिन वो 3 लीटर दूध है, तो ये माप तोल के बारे में बताता है, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, सविनय शब्द में निहित उपसर्ग लिखना है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे मूल शब्द क्या है? इसके अंदर सविनय है, तो विनय यहाँ पे क्या है? मूल शब्द है, और स यहाँ पे क्या लगा हुआ है? उपसर्ग है, तो स क्या हो जाएगा? स इसमें उपसर्ग है, और विनय क्या है? यहाँ पे विनय जो है ये मूल शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। दी गई पंक्ति में से क्रिया शब्द पहचान कर जो है आपको बताना है। तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? बैठ जाता है, ये जो है क्या है? इसमें क्रिया शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रानी शब्द का लिंग बदलकर लिखना है। तो रानी का लिंग क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। दुग्ध शब्द का तद्भव रूप लिखना है। तद्भव रूप क्या होगा? तो ये देखिए, दुग्ध का तद्भव दूध हो जाएगा। बेईमान शब्द का विपरीत शब्द लिखना है। तो बेईमान का विपरीत क्या होता है? ईमानदार होगा। बेईमान का विपरीत ईमानदार। बदलू लाख से रंग बिरंगी गोलियां बनाता था। रेखांकित शब्द का वचन बदलकर लिखिए। तो राख से रंग बिरंगी गोलियां बनाता था। गोलियां क्या है? यहाँ पे बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? गोली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख में कौन सा समास है? इसके अंदर द्वंद्व समास है। ठीक है, इसके अंदर द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है खंड ग पाठ्यपुस्तक के आधार पर। अब आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है जिसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। पहले इसको अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। गद्यांश के अनुसार यहाँ पे सबसे अधिक बुरी बात जो है वो क्या है? तो सबसे अधिक बुरी बात क्या है कि अगर हम अच्छाई को उजागर नहीं करते हैं तो वो सबसे अधिक बुरी बात है। सैकड़ों घटनाओं का क्या अर्थ है? सैकड़ों घटनाएं मतलब 100 से अधिक घटनाएं। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार लेखक से क्या गलती हो गई थी? तो उनसे गलती हुई थी कि 90 रुपये जो है अधिक दे दिए थे। टिकट बाबू के अतिरिक्त रुपये लौटा देना उनके किस गुण की ओर इशारा करता है? तो ये उनकी ईमानदारी की ओर इशारा करता है। गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा? यहाँ से 2 नंबर का। पाठ लाख की चूड़ियाँ में बदलू को विवाह के अवसर पर मिलने वाली किन्हीं 2 चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। तो कौन सी 2 चीज़ें बदलू को विवाह के अवसर पर मिलती थी? उसको अनाज मिलता था। ठीक है, अनाज मिलता था, और क्या मिलता था? वस्त्र मिलते थे, और उसको रुपए मिलते थे। ये चीज़ें मिलती थी। पाठ बस की यात्रा में बस के कौन से हिस्से खराब थे? किन्हीं 2 खराब हिस्सों का उल्लेख कीजिए। तो कौन से हिस्से खराब थे? उसके इंजन खराब था बस का, उसके टायर जो है वो खराब थे, उसकी सीट खराब थी, उसकी सारी खिड़कियां खराब थी, तो उसका सब कुछ जो है खराब था। ये आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अच्छाई और सच्चाई से जुड़ी घटनाएं पता चलने पर आपके मन में क्या 2 भाव आते हैं? तो जब हम कोई अच्छाई और सच्चाई से जुड़ी बात सुनते हैं तो हमारे मन में किस तरह का भाव आता है? हमारे मन में एक इंसानियत का भाव आता है। ठीक है, इंसानियत का भाव आता है। कि दूसरा क्या आएगा? स्वयं अच्छाई और सच्चाई अपनाने का, कि हमें भी ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम अपनी अच्छाई और अपनी सच्चाई लोगों को बता सकें। तो स्वयं अच्छाई और सच्चाई अपनाने का। ठीक है, उसके बाद देखिए, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर ये 3 नंबर का रहेगा। पहला है, कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने के कारण बदलू के जीवन में क्या 3 परिवर्तन आए? यहाँ से आंसर करेंगे
कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने के कारण बदलू के जीवन में क्या 3 परिवर्तन आए, पहला क्वेश्चन है। तो कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने के कारण बदलू के जीवन में निम्नलिखित 3 परिवर्तन आए। बदलू का जो पैतृक व्यवसाय था लाख की चूड़ियाँ बनाने का, वो पैतृक व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, ठीक है, उसका रोजगार बंद हो गया क्योंकि कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी औरतें, ठीक है ना, और लाख की चूड़ियों की जो डिमांड थी वो कम हो गई, और जो है उसका शरीर कैसा हो गया, कमज़ोर हो गया। वह कांच की चूड़ियों से चिढ़ने लगा और यदि किसी महिला के हाथों में उन्हें देखता तो अंदर ही अंदर कूदता था। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो प्रश्न है, कंडक्टर के व्यवहार ने लेखक का मनुष्यता में कैसे विश्वास कैसे बढ़ाया, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर विश्लेषण आपको करना है। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर, कंडक्टर के व्यवहार ने लेखक का मनुष्यता में विश्वास इस प्रकार बढ़ाया। बस खराब होने पर कंडक्टर जो है दूसरी बस लेने चला गया। लेखक को लगा कि वह उन्हें धोखा दे गया है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर एक नई बस और बच्चों के लिए दूध लेकर लौट आया। उसने कहा कि यह बस चलने लायक नहीं थी। इस घटना से लेखक को लगा कि आज भी दुनिया में ईमानदारी, सहानुभूति और मनुष्यता जो है वो क्या है, जीवित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, पाठ बस की यात्रा पढ़ते समय आपने कौन सा भाव अधिक महसूस किया, हास्य या भय, कारण सहित आपको लिखना है। तो जब आपने बस की यात्रा के बारे में जो चैप्टर है आपने पढ़ा, तो आपको उसमें पढ़ते हुए कैसा महसूस हुआ। तो आपकी उसमें जो है उसमें क्या है, उसके अंदर हास्य भी है और उसके अंदर भय, दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं। यह प्रश्न जो है आपको अपने अनुभव के आधार पर देना है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर यह प्रश्न दिया, जो आंसर है वो लिखा गया है। तो हास्य का भाव कब आता है, जब पाठ में बस की जो दयनीय अवस्था है, यात्रियों की बातचीत है, घटनाओं का वर्णन है, उसमें हास्य का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, कि किस तरह से बस को एक श्रद्धा के समान बोला गया है। और भय कब लगता है, जब बस के इंजन की आवाज़ आती है तो यहाँ पर लेखक जो है वो डर जाता है। उसके बार बार रुकने की स्थिति और खराब होने की संभावना से भय का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया, थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब हम देखेंगे प्रश्न 7। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ठीक है, कि अगर जो गाली हमें कोई देता है तो हमें उसको पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो अनेक हो जाती हैं। ठीक है, ये कबीर जी के दोहे में यही कहा गया है कि कहे कबीर नहीं उलटिए, कि हमें गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। अगर हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे तो वो एक ही रहेगी, अनेक नहीं बनेगी। और माला को जब हम, माला तो कर में, कर का मतलब हाथ होता है, तो माला जो है वो हाथ में हम फिरते हैं मोतियों के द्वारा। जीभ जो हमारे मुख में फिरती है, लेकिन मन जो है वो हमारे 10 दिशाओं में फिरता रहता है। हम मन में कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, और इसका जो हमारा मन है वो भगवान की जो भक्ति है उसमें नहीं लगता है। पहले दोहे में किसके अनेक होने की बात की गई है, तो पहले दोहे में गाली के अनेक होने की बात की गई है। पहला दोहा हमें डैश को समाप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो पहला दोहा वो क्या कर रहा है, हमें जाति आधारित भेदभाव, धर्म आधारित भेदभाव, अशिक्षा और अज्ञानता, विवाद और लड़ाई झगड़ा, तो क्या खत्म करने की बात के लिए प्रेरित कर रहा है, विवाद, लड़ाई झगड़ा। दूसरे दोहे के अनुसार मन कितनी दिशाओं में घूमता है, तो यह 10 दिशाओं में घूमता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरे दोहे में प्रयुक्त सुमिरन शब्द का भाव है। तो यहाँ पे सुमिरन का मतलब क्या है, ये है ईश्वर की आराधना। ठीक है, दूसरे दोहे में प्रयुक्त सुमिरन शब्द का भाव है ईश्वर की आराधना। उसके बाद प्रश्न 8 दिया गया है, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कबीर साधु की पहचान करने के लिए किसे, कबीर साधु जो है यानी सज्जन व्यक्ति की पहचान करने के लिए किसे महत्वपूर्ण मानते हैं और किसे नहीं। तो वो किसे महत्वपूर्ण मानते हैं, वो ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं, जाति को नहीं। तो आंसर यहाँ से करेंगे, कबीर साधु की पहचान करने के लिए ज्ञान और आचरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, न कि उसकी जाति या कुल को। उनके अनुसार मनुष्य की सच्ची पहचान उसके कर्म और व्यवहार से होती है, न कि उसके जन्म या बाहरी पहचान से। सेकंड जो प्रश्न दिया गया है, हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए मनुष्य में कौन से 2 गुण होने चाहिए। तो हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए मनुष्य में संतोष और धैर्य के गुण होने चाहिए। संतोष से व्यक्ति जो कुछ उसके पास है उसी में क्या रहता है, उसमें खुश रहता है। ठीक है,
उसी में क्या रहेगा, खुश रहेगा। और धैर्य से वह कठिन परिस्थितियों का सामना बिना दुखी हुए कर सकता है। भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है, तो भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ अर्थात प्रकृति के संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। वे भगवान के संकेतों को समझते हैं और उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पद्य पाठों के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में किसी 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के थे, ये वाले। ठीक है, तो देखिए, पक्षी और बादल की तरह लोग एक देश से दूसरे देश बिना पासपोर्ट या पहचान पत्र के क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपके अनुसार आजकल जीवन जीना कठिन है या सरल है। अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क देने हैं। और कविता दीवानों की हस्ती में कवि ने अपने व्यक्तित्व के कई गुण बताए हैं। आप भी अपने व्यक्तित्व के 3 गुण लिखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि पक्षी और बादल की तरह लोग एक देश से दूसरे देश बिना पासपोर्ट पहचान पत्र के क्यों नहीं जा सकते। तो मनुष्य जो है बिना पासपोर्ट या पहचान पत्र के एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता, क्योंकि हर देश के अपने क्या होते हैं, अपने कानून होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। ठीक है, यह सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसे व्यवस्था बनाए रखना क्या होता है, आसान हो जाता है। क्लियर, तो हर एक देश इसीलिए प्रिकॉशन लेता है पासपोर्ट के थ्रू, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति उनके देश में ना आ सके। सेकंड है, आजकल जीवन जीना कठिन है या सरल। अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। तो इसको आप अपनी समझ बूझ के आधार पर दोगे कि आजकल जीवन जीना कठिन है, क्योंकि आजकल जो प्रतियोगिता है वो बढ़ गई है, यानी कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। लोगों में धैर्य और संतोष की कमी है। आधुनिक जीवन में मानसिक तनाव और असुरक्षा जो है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है, कविता दीवानों की हस्ती में कवि ने अपने व्यक्तित्व के कई गुण बताए हैं। आप भी अपने व्यक्तित्व के 3 गुण लिखिए। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ये आंसर दिया जा रहा है, तो आप लिख सकते हो, मैं मेहनती हूँ और हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करता या करती हूँ। मैं सहयोगी स्वभाव का हूँ और दूसरों की मदद करना पसंद करता या करती हूँ। मैं आशावादी हूँ और हर स्थिति में अच्छा सोचने की कोशिश करता या करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खंड घ दिया गया है, रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से जो है शब्दों में आपको पत्र लिखना है। आप सुधा या सोहन हैं। अपने मित्र को अपने भाई के विवाह का निमंत्रण देते हुए आपको पत्र लिखना है। अथवा में दिया गया है। ठीक है, आप सुधा या सोहन हैं। आपके क्षेत्र किरण नगर में 2 दिन से साफ पानी नहीं आ रहा है। इसकी शिकायत करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र आपको लिखना है। आंसर करेंगे। देखिए, पत्र लेखन है, अपने भाई के विवाह का निमंत्रण पत्र है। तो सुधा निवास किरण नगर दिल्ली, दिनांक लिख देंगे। प्रिय मित्र राधा, सप्रेम नमस्कार। आशा है तुम सकुशल होगी। यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे भाई का विवाह अगले महीने की 10 तारीख को साय 7 बजे मिलन विवाह भवन दिल्ली में संपन्न होगा। इस शुभ अवसर पर तुम्हारा उपस्थित होना हमारे परिवार के लिए बहुत आनंद की बात होगी। कृपया अवश्य पधारो और हमें अपने स्नेह से अनुग्रहित करो। तुम्हारी सखी सुधा। ये पत्र आप लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, साफ पानी न आने की शिकायत पत्र है। सुधा निवास किरण नगर दिल्ली, दिनांक रहेगा 30 अक्टूबर 2025। सेवा में अधिकारी महोदय, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली। विषय रहेगा क्षेत्र में साफ पानी न आने की शिकायत। तो महोदय, मैं किरण नगर की निवासी सुधा हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से साफ पानी नहीं आ रहा है। लोग पीने और घरेलू कार्यों के लिए बहुत परेशान हैं। कृपया इस समस्या का शीघ्र समाधान कराकर पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें। आपकी आभारी सुधा, किरण नगर दिल्ली। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए, क दिया गया है, जीवन में शिक्षा का महत्व। ख है मेरा प्रिय मित्र। ग है मेरा प्रिय गीत। ये तीनों में से कोई भी एक अनुच्छेद आपको 80 से 100 शब्दों में लिख देना है। यहाँ से करेंगे, देखेंगे। ठीक है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ये केवल उदाहरण के लिए है कि किस तरह से आप लिखोगे। जीवन में शिक्षा का महत्व। शिक्षा जीवन का आधार है। वह मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा हमें सही और गलत में भेद करना सिखाती है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और देश के विकास में जो है योगदान देता है। शिक्षा से व्यक्ति का आत्मविश्वास और सोचने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए
बच्चे को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि वह एक अच्छा नागरिक बन सके। मेरा प्रिय मित्र, इसको कैसे लिख सकते हो? मेरा प्रिय मित्र अमित है, वह मेरे साथ ही पढ़ता है, वह बहुत ईमानदार, मददगार, समझदार है। जब भी मुझे किसी विषय में कठिनाई होती है तो वह मेरी मदद करता है। हम दोनों एक साथ खेलते और पढ़ाई करते हैं। वह हमेशा सच्चाई का साथ देता है और सबका सम्मान करता है। मुझे उस पर गर्व है और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमारी मित्रता जीवन भर बनी रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मेरा प्रिय गीत, इसको कैसे लिख सकते हो? मेरा प्रिय गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। यह गीत मुझे बहुत प्रेरणा देता है। इसे सुनकर देश के प्रति प्रेम और गर्व की भावना जागृत होती है। इस गीत के शब्द हमें अपने देश की महानता और एकता का संदेश देते हैं। जब भी मैं यह गीत सुनता या सुनती हूँ तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। यह गीत हमारे देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन इस पेपर का। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो बच्चे तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए इसी तरह के और वीडियोज़ और पेपर के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।